तकरीबन रात के 12 बजे थे। भानगढ़ के होटल से निकलकर एक गाड़ी सड़कों पर दौड़ी चली जा रही थी, जिसमें दो दोस्त विवेक और आकाश बैठे हुए थे। आधी रात हो रही है यार, हम लोग तो यहाँ पर किला देखने आए थे ना, तो फिर ये कहाँ लेकर जा रहा है? तो चुपचाप चलना मेरे भाई। तुझे क्या लगा था छत्तीसगढ़ से मैं यहाँ भानगढ़ बस किला देखने आया हूँ? तो और क्या करेगा? बस देखता जा। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक शमशान घाट के बाहर जाकर रुकी। आकाश गाड़ी से बाहर निकला और उसके साथ हैरान परेशान सा विवेक भी पीछे पीछे चलने लगा। भाई, यह शमशान तो जंगल के बीच में बना हुआ है। आधी रात हो रही है, भूतों के अलावा कोई और नहीं मिलेगा यहाँ। तू करना क्या चाहता है? आकाश बिना विवेक की बात का जवाब दिए शमशान भूमि में दाखिल हुआ। एक तो रात का अंधेरा, ऊपर से आसपास जलती चिताएं और उनके सामने घेरा बनाकर बैठे कुछ अघोर साधु जो ना जाने किस धुन में मगन थे। चल, काम बन गया। तू पागल हो गया है क्या? मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। देख नहीं रहा है उन्हें? पता नहीं क्या तंत्र मंत्र कर रहे हैं, मुझे घबराहट सी हो रही है। आकाश मध्यम सा मुस्कुराया और फिर जाकर चुपचाप उन साधुओं के पास बैठ गया। मई की चिलचिलाती गर्मी में चिताओं के बीच दो पल भी बैठना आकाश को मुश्किल नजर आ रहा था, जबकि बाकी के अघोरी बड़े आराम से आंखें बंद किए एक पैर पर खड़े होकर कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। उनके पूरे बदन पर सफेद राख थी, गले में नरमुंड की माला और दाढ़ी से चेहरा लगभग ढका हुआ था। कुछ देर बाद उनमें से एक साधु ने आकाश की ओर देखा और उसे इशारे से वहां आने का कारण पूछा। बाबा, मैं तंत्र का अध्ययन कर रहा हूँ, आप लोगों को नजदीक से देखने आया हूँ। क्या वाकई शमशान साधना जैसा कुछ होता है? आकाश की बात सुनकर वो साधु हल्का सा मुस्कुराया और फिर चिता की लपटों के मध्यम होने पर उन्होंने उसी चिता पर एक बर्तन रख दिया। चिता पर पका भोजन किया है कभी? क्या यहाँ मांस जलने की इतनी दुर्गंध आ रही है? इस चिता पर पकाकर भोजन कौन कर सकता है? देखना चाहते हो? दूसरे साधु ने एक ढोल जैसा कुछ हाथ में लिया और उसे पीटने लगा। तभी पहले अघोरी ने चिता से निकालकर कुछ मांस अपने मुंह में रख लिया। चिता पर पका भोजन ही नहीं, हम तो ये मांस भी खा सकते हैं। ये लो, तुम भी खाओ। अघोरी की बात सुनकर आकाश को अजीब सी घबराहट होने लगी। मांस खाते हुए उस अघोरी की आंखों में एक अजीब सी गहराई देख आकाश अंदर से सहम गया था, लेकिन जानता था यूं बीच से उठकर जाने का मतलब है उन्हें क्रोधित करना। अब ठीक है, अब पक जाने दीजिए, मैं आपके साथ भोजन करके जाऊंगा। कुछ देर में अघोरी साधुओं ने चिता पर रखकर खिचड़ी पका ली थी, जिसमें ना हल्दी थी ना नमक, सिर्फ और सिर्फ इंसानी मांस की दुर्गंध ही भरी हुई थी। एक बड़े से पत्ते पर अघोरी ने आकाश को भोजन परोसा और फिर आकाश उसे खाने लगा। कुछ देर बाद आकाश वापस विवेक के पास आ गया और उल्टी करने लगा। भाई, मेरा तो देखकर ही दिल दहल गया। तो ये सब कैसे खा गया? गाड़ी में बैठ, मैं बताता हूँ। आकाश और विवेक अब गाड़ी में बैठ गए थे। तुझे क्या लगता है मैं वहां बस ये खाने गया था? ये अघोरी कोई आम अघोरी नहीं है। भानगढ़ के तांत्रिक सिंघिया के वंशज है ये लोग, और इनको कुछ ऐसी तंत्र सिद्धियां आती है जो बाकी अघोर समाज की समझ से परे हैं। मैं यहाँ उनसे वही जानने आया था, और उस साधना को तभी सीखा जा सकता है जब उनका पकाया भोजन खा लिया जाए। भाई, ये खाना, अघोरी साधना, तू क्या अब तांत्रिक बनने का कोर्स करने वाला है? मैं तो यहाँ एडवेंचर के लिए आया था, मुझे नहीं पता था तू इन चक्करों में पड़ा हुआ है। हाँ, चलना, करवाता हूँ तुझे एडवेंचर। हम लोग अब भानगढ़ चल रहे हैं। इतनी रात को कौन एंट्री करने देगा तुझे वहाँ? पता है ना, दिन ढलने के बाद वहाँ जाना मना है। अरे, आम लोगों के लिए जाना मना है, और ये इंडिया है, यहाँ पर जुगाड़ से कुछ भी हो सकता है। किले में एंट्री लेना कौन सी बड़ी बात है। कुछ देर बाद वो दोनों किले के सामने खड़े हुए थे। मेन गेट के बंद होने के बाद भी
साइड के एक दरवाजे से उन दोनों ने अंदर एंट्री ले ली। घूप अंधेरा हो रखा है भाई, और यहाँ के बारे में बड़ी डरावनी बातें सुनी है। मेरे तो पांव कांप रहे हैं। तुझे जो करना था करता भाई, मुझे इन चक्करों में क्यों फंसा लिया अपने साथ। आधी रात को किला घूमने में क्या एडवेंचर। भूत बंगला लग रहा है ये किला इस समय। विवेक की बात सुनकर आकाश ने विवेक के हाथ में टॉर्च पकड़ाई और फिर उसे भानगढ़ की कहानी सुनाने लगा। दुनिया में तांत्रिक तो बहुत हुए हैं, लेकिन सिंघिया अकेला एक ऐसा तांत्रिक था जिसके श्राप से ये पूरा किला तहस नहस हो गया। उसके तंत्र में जरूर कोई ऐसी ताकत थी जो आज तक हिंदुस्तान में फिर किसी को हासिल नहीं हुई। इसी किले में वो जगह है जहां सिंघिया ने काला जादू किया था। मुझे उस जगह को देखना है, और काली शक्तियां रात में ही जागृत होती है, इसलिए मैं रात को यहाँ आया हूँ। आखिर हुआ क्या था यहाँ? भानगढ़ की राजकुमारी थी रत्नावती। उसका सौंदर्य ऐसा था कि लोग उसे देवी का रूप मानते थे। लेकिन उसी किले की छाया में एक इंसान और था जिसका नाम था तांत्रिक सिंघिया। वो कोई साधारण इंसान नहीं था। काले जादू में महारत हासिल थी उसे। अपने काले जादू पर गुमान करने वाला वो तांत्रिक रानी रत्नावती से एक तरफा प्रेम करता था। जब प्रत्यक्ष रूप से रानी ने उसका प्रेम अस्वीकार कर दिया तो उसको पाने के लिए उसने एक जाल बिछाया। एक रात जब पूरा भानगढ़ सो रहा था, सिंघिया किले के पीछे शमशान में पहुंचा। वहां जाकर उसने जमीन पर काले जादू का सामान बिछाया और तंत्र विधि शुरू कर दी। हवा अचानक ठंडी हो गई, कुत्ते दूर से रोने लगे और आसमान में जोर से बिजली कड़कने लगी। उसने जमीन पर एक बड़ा सा काला घेरा बनाया। मानव खोपड़ी पर शमशान की राख और खून चढ़ाकर वो बुदबुदाया, हे अंधकार की शक्तियों, मेरी इच्छा पूरी करो। उसने एक शीशी निकाली जिसमें रत्नावती का इत्र था। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, चारों तरफ की हवा भारी हो गई। पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगी और फिर उसकी आवाज बदलने लगी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हो। वो मेरी होगी, सिर्फ मेरी। उसे मेरे पास आना ही होगा। ऐसा वशीकरण होगा रानी पर कि वो बस मेरे नाम माला जपेगी। अचानक उसके सामने अंधेरे से कुछ आकृतियां उभरने लगी। वो आकृतियां मानव जैसी थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा डरावनी और शैतानी थी। उनकी आंखें लाल और शरीर धुएं का बना था। इस इत्र को ऐसा बना दो कि जैसे ही वो इसे छुए उसकी आत्मा मेरे वश में आ जाए। उन आकृतियों ने एक साथ हंसना शुरू किया। तभी एक आकृति उसके बिल्कुल पास आई, इतनी पास कि उसकी ठंडी सांस सिंघिया के चेहरे को छू गई। उसने फुसफुसाकर कहा, हर जादू की कीमत होती है। क्या है तेरे पास सौदे के लिए? साए की बात सुनकर सिंघिया मुस्कुराया। उसकी आवाज से उसके इरादे स्पष्ट थे। मैं सब देने को तैयार हूं। अचानक उसकी हथेली खुद ब खुद कट गई। खून बहने लगा और वो खुद उस काले घेरे में गिरने लगा। अपने दर्द को वो भूलकर मंत्र पढ़ता रहा और देखते ही देखते काला धुआं आकर इत्र की शीशी में समा गया। अगले दिन तांत्रिक ने इत्र की शीशी उसकी दासी के हाथों रत्नावती के कक्ष में पहुंचा दी। जैसे ही रत्नावती ने उस इत्र को हाथ में लिया, उसे अपने कानों में एक डरावनी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। अपने आसपास उसे कुछ काली आकृतियां घूमते हुए नजर आए। उसी पल वो समझ गई कि यह इत्र सामान्य नहीं है। गुस्से में उसने इत्र की शीशी जमीन पर फेंक दी, लेकिन जैसे ही वो टूटी, उसमें से काला धुआं निकला और बवंडर बनकर रानी के कक्ष के बाहर निकल गया। वो काला धुआं जाकर तांत्रिक के शरीर में समा गया और उसी पल दूर खड़ा सिंघिया तड़पने लगा। उसकी हड्डियां मुड़ने लगी, आंखें बाहर निकलने लगी और मुंह से खून आने लगा। मरने से पहले उसने आखिरी शब्द कहे, अगर तू मेरी नहीं हो सकती
तो ये पूरा भानगढ़ भी कभी किसी का नहीं होगा। मौत का तांडव होगा यहाँ, वीरान रहेगा सदियों सदियों तक। और उसी के साथ एक चीख गूंजी और तांत्रिक की मौत हो गई। उस रात के बाद भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं रहा, वो एक जाल बन गया जहां आत्माएं आज भी उसी काले जादू में फंसी हुई हैं। और हम यहाँ उसी काले जादू को देखने आए हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है यार। अगर इस कहानी में जरा भी सच्चाई है तो मुझे लगता है हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। बस एक बार मैं उस जगह पर जाऊंगा जहां सिंघिया ने काला जादू किया था। डर मत, किसी भी चीज को जानने के लिए खतरा तो उठाना ही पड़ता है। वो दोनों टॉर्च की मदद से किले के पीछे एक सुनसान जगह पर पहुंचे। ये शायद वही जगह थी जहां कभी तांत्रिक ने अपना घेरा बनाया था। जमीन पर अब भी हल्के हल्के निशान थे। आकाश ने वो जगह को हाथ से साफ किया तो मिट्टी के नीचे से जमीन पर उकेरे गए कुछ चिन्ह नजर आने लगे। अचानक आकाश उस घेरे के ठीक बीच में पहुंच गया। तभी वहां अचानक जैसे सब कुछ थम सा गया। एक अजीब सी खामोशी महसूस होने लगी और फिर आकाश को उस घेरे के चारों ओर कुछ काली आकृतियां नजर आईं, जिसे देखकर वो बहुत डर गया था। अचानक उसका शरीर खुद ब खुद कांपने लगा, उसकी आंखें पलटने लगी और फिर उसके मुंह से आवाज निकली, लेकिन वो उसकी नहीं थी। गलती की है तूने। आकाश धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी चाल बदल चुकी थी, उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। आकाश, आकाश क्या हुआ तुझे? चल यहां से, बस बहुत हो गया। विवेक के जोर से बोलने पर जैसे आकाश होश में लौट आया था। अब होटल चलते हैं यार, बस हो गया। दोनों दोस्त होटल लौट आए थे और आकर अपने कमरे में लेट गए थे। अचानक आधी रात को विवेक को एक अजीब सी आवाज सुनाई पड़ी, जैसे कोई भारी आवाज में बड़बड़ा रहा हो। विवेक ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई तो देखा आकाश बिस्तर पर नहीं था और आवाज बिस्तर के नीचे से आ रही थी। विवेक ने नीचे देखा तो वहां का नजारा देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। आकाश की आंखें पूरी काली नजर आ रही थी। उसने अपने हाथों को चाकू से काटकर खून से जमीन पर एक घेरा बना रखा था, जिसके अंदर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे, जो हूबहू वैसे ही थे जैसे उन्होंने किले में देखे थे। आकाश, बाहर आ भाई, कर क्या रहा है तू? विवेक के चिल्लाने पर आकाश बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। विवेक उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाता है, लेकिन अभी भी घबराहट से उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने घड़ी की ओर देखा। समय था रात के 2:37। विवेक आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गया था। तभी अचानक कमरे के बाथरूम का दरवाजा अपने आप बजने लगा। टक टक टक। विवेक जम गया। कौन है? जवाब में दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। विवेक हिम्मत करके बाथरूम के सामने जाकर अंदर झांकने लगा। अंदर आईने पर खून से लिखे हुए कुछ शब्द उभरने लगे। वो आ चुका है। विवेक घबराकर पीछे हटा। तभी उसने देखा आकाश बिस्तर पर नहीं था। आकाश! अचानक पीछे से वही भारी आवाज आई। तुम उसे बचा नहीं सकते, वो मेरे साथ जाएगा। विवेक ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। आकाश कमरे के कोने में खड़ा था। उसकी गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी थी और आंखें पूरी काली। उसके होठों पर खून था और वो मुस्कुरा रहा था। आकाश एक झटके में विवेक की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा खुला और विवेक वहां से बाहर की ओर भागा। वो अघोरी? हाँ, आकाश ने कहा था ये बहुत बड़े तांत्रिक के वंशज हैं, तो उन्हें कुछ तो जरूर पता होगा। विवेक रात के उसी वक्त होटल से भागा
और सीधा उसी शमशान घाट पहुंचा। वहां वही अघोरी साधु बैठे थे, जैसे वो पहले से जानते हो कि वो आएगा। विवेक रोते हुए उनके पैरों में गिर गया। बाबा, बाबा मेरे दोस्त को बचा लीजिए। वो इंसान नहीं रहा, कुछ हो गया है उसे। वो किले की आत्मा उसे अपने कब्जे में करना चाहती है। एक अघोरी ने आंखें खोली और बहुत शांत आवाज में कहा, जानता हूं यही होने वाला था, इसलिए उसे वो भोजन करने को कहा था। मतलब? मैं समझा नहीं। उसने बताया था वो किले में जाना चाहता है, इसलिए हमने उसे वो खिलाया। हम जानते थे वो उसकी रक्षा करेगा। शमशान का भोजन इस साधना का मुख्य हिस्सा था, लेकिन उसने उसे उल्टी कर दिया। जब उसने वो भोजन बाहर निकाला, उसी वक्त खतरा पक्का हो गया था। और फिर तुम दोनों उसी हालत में भानगढ़ किले में चले गए। अब वो तुम्हारे पीछे है। बाबा, अब क्या होगा? अगर सुबह होने से पहले ये धागा उसके हाथ में बांधकर उसे वापस यहाँ ले आए तो ठीक, नहीं तो फिर वो शरीर उसका हो जाएगा, हमेशा के लिए। विवेक जैसे ही वापस होटल पहुंचा, कमरा खाली था। आकाश गायब था। सिर्फ दीवार पर खून से एक निशान बना था। वही काला घेरा, वही डरावनी आकृतियां, और उसके बीच में लिखा था, किसी एक को तो जाना होगा, या तो ये या तो। विवेक ने नजर ऊपर उठाई। ऊपर दीवार पर आकाश किसी छिपकली की तरह चिपका हुआ था। विवेक के हाथ अचानक रुक गए। उसने अघोरी का दिया धागा अपनी कलाई पर बांधा और होटल से बाहर निकल गया। मुझे माफ करना दोस्त, मैं जीना चाहता हूं। तुझे बचाने जाऊंगा तो वो आत्मा मेरे पीछे आएगी। तेरा चैप्टर यही खत्म होता है। विवेक गाड़ी से अभी कुछ दूर ही पहुंचा था कि उसे गाड़ी के शीशे पर लिखा नजर आता है, अब तेरी बारी। अचानक गाड़ी का स्टीयरिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और विवेक की गाड़ी सीधा खाई से नीचे गिर पड़ती है। कहते हैं भूत, प्रेत, आत्माएं, काला जादू, इनकी अपनी सीमाएं और दायरे हैं। जब जब इंसान अपनी उत्सुकता में उस दायरे को पार कर लेता है तो फिर मृत्यु निश्चित है। फिर चाहे सामने महातांत्रिक सिंघिया हो या आकाश।